हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम सब क्लास 10th विषय हिंदी का ऑब्जेक्टिव का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को अध्याय 1 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए लेट ना करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी मेरे साथ आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अगर जानते होंगे तब। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला नंबर जो आपका प्रश्न है कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वो कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। और यदि आपसे पूछ लेता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, तो आपका आंसर क्या होगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है ब्राह्मण समाज, कायस्थ समाज, क्षत्रिय समाज और दलित समाज। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी दलित समाज में जन्म हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, अब कहता है कि हु आर शूद्राज किनकी रचना है। भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की। यदि जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका है कि देखिए, नेक्स्ट है आपका कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो आपको पता होगा, जब आप एक कहानी पढ़े होंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर के चिंतन व्यक्ति 3 थे, जिनमें बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी तीनों थे। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में है डुमराव बिहार में हुआ था, दानकुनी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे हुआ था बताइए। ठीक है, तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट नंबर अब प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, पढ़ते होंगे। तो देखिए ऑप्शन आपका है मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को। तो भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आज हम जो देखते हैं वर्तमान समाज में कि सब लोग जातिवाद कर रहे हैं, तो उसका जातिवाद का आखिर मुख्य कारण है क्या। ऑप्शन ए बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों में कमी, अमीरी। क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो भारत में जो जाति प्रथा है उसका मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। क्या है, बेरोजगारी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भेदभाव के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण और शोषण के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक मतलब आपके इच्छा के अनुसार। क्या आपकी इच्छा के अनुसार है विभाजन? जाति प्रथा आपके स्वाभाविक विभाजन पर नहीं है। देखिए
तो हम कहेंगे कि यह स्वाभाविक नहीं है, यानी आपकी इच्छा पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो काम कर रहे हैं उसमें रुचि नहीं होगा, तो रुचि पर आधारित नहीं है, जिसके कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगर आपका उसमें रुचि होता तो आपका वो स्वाभाविक विभाजन हो जाता। लेकिन क्या होता है ना कि हम किसी काम को करते हैं मजबूरी बस, तो वो आपका क्या हो गया, मजबूरी बस करते हैं, तो वो रुचि पर आधारित नहीं है। अगर आप मजबूरी के साथ कर रहे हैं तब। चलिए 9 नंबर जो प्रश्न है आपका, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है नलिन विलोचन शर्मा जी को, यतीन्द्र मिश्र जी को, भीमराव अंबेडकर जी को, अमरकांत जी को। किनको कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1888 को, 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। बताइए, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अगर आपसे इनका मृत्यु पूछ लेता है तो इनका मृत्यु जो हुआ था 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा था? ये जो डायलॉग मारे कि जो आदर्श समाज होना चाहिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा होता है। समानता मतलब एक समान और स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। तो हमारा जो समाज होगा जो आदर्श समाज होगा उसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का महत्व दिया जाएगा, तभी वो आदर्श समाज होगा। ये ऐसा किनका कहना था? तो मैक्स मूलर जी का, भीमराव अंबेडकर जी का, बिरजू महाराज जी का, अगेय जी का। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भीमराव अंबेडकर जी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था होगा यहाँ पर सब में, व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय क्षमता का जो पूर्ण विकास होता है, पूर्ण विकास, वो आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव होगा? तो समाजवादी व्यवस्था में। यहाँ पर भी आपका क्या होगा? व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका कि भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से हानिकारक माना है? भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो आपका आंसर क्या होगा? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा और जाति प्रथा। क्या आंसर होगा आपका? तो जाति प्रथा को माना है। आर्थिक पहलू से भी खतरनाक कौन है? जाति प्रथा। देखिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष कारण क्या है? जो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। क्या हो जाएगा? अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जाति प्रथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो चाहता है श्रम का क्या हो जाए? विभाजन हो जाए। क्या हो जाए? श्रम का क्या हो जाए? विभाजन हो जाए। क्यों? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट है आपका कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ
किसका रूप लिए हुए है? तो ऑप्शन है आपका गीत स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होगा कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, लेकिन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका रूप लिए हुए है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? श्रमिक विभाजन का। कौन सा विभाजन? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है, श्रमिक विभाजन। चलिए नेक्स्ट अपना है प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी ये कहाँ से लिया गया है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? देखिए, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो कहाँ से लिया गया है आपका भाषण? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछता है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ था और इसका जो भाषांतरित अनुवाद किए हैं हिंदी में, वो कौन किए हैं? तो ललाई सी यादव जी किए हैं। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। मूक नायक क्या है? देखिए मूक नायक जो लिखे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वो क्या था बताइएगा? पत्रिका था, पुस्तक था, अखबार था, कहानी संग्रह था? क्या था? तो मूक नायक जो था आपका पत्रिका था। क्या था? पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल, राधे राम सकपाल। क्या था बताइएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो माता का नाम था वो क्या था? रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी। यदि माता जी का नाम आपसे पूछ लेता है तो भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई सकपाल। और पिताजी के नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। देखिए नेक्स्ट आपका है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1916 में किए थे पीएचडी। 21 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, महात्मा गांधी जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। बताइए किनको कहा गया है? तो आधुनिक मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? बताइए, भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की? बताइए। तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किन की रचना हो जाएगी? तो भीमराव अंबेडकर जी के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है संत परंपरा और साहित्य, द राइज एंड हॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। बताइए भीमराव अंबेडकर की रचना इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द राइज एंड हॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है,
24 नंबर प्रश्न है आपका कि किसके प्रोत्साहन पर, प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे हमने आपको मोटिवेट किया, आपको पढ़ने के लिए कुछ पैसा दिया, तो आपको हम क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतम शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो किसके प्रोत्साहन पर? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौरा नरेश, दरभंगा नरेश। तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे? तो बड़ौरा नरेश जी के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम क्या था? तो देखिएगा, रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई सकपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका प्रश्न है कि जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है? तो हम अभी बताए कि जाति प्रथा में मनुष्य को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है, उसको रुचि पर आधारित नहीं है। तो जाति प्रथा जो आपका है किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक। स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मनुष्य का इच्छा होता है दूसरा काम करने के लिए, लेकिन वो चाह करके भी नहीं कर सकता। भारत की जो जाति प्रथा है वो किसी भी व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा के अलावा कोई दूसरा पेशा नहीं करने के लिए ऑर्डर देता है, चाहे वो पेशा उपयुक्त रहता है या अनुपर्याप्त हो, भले ही वो पेशा से भूखे मर जाए। लेकिन भारत का जो जाति प्रथा है वो मनुष्य को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है, और नहीं बदलने के कारण ही ये जो क्या है? अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है। देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार जो श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल, क्षमता। बताइएगा कौन सा आंसर होगा? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो श्रम विभाजन का आधार जो आपका हो जाएगा पैतृक पेशा है। यही है, पैतृक पेशा के ही आधार पर बांट दिया जाता है। श्रम का विभाजन कर दिया जाता है कि अगर कोई ठाकुर का बेटा है तो ठाकुर ही बनेगा, अगर कोई तेली का बेटा है तो तेली ही बनेगा, अगर कोई निषाद का बेटा है तो वो निषाद ही बनेगा। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है। क्या है? पैतृक पेशा है। देखते हो कि जो सोनार होता है उसका बेटा सोनारे बनेगा। यही है, यही जो अभी हम बता रहे थे आपको कि ये अस्वाभाविक है। अगर मान लिया जाए हम मछुआरा के बेटा हैं और हमको दूसरा काम में इंटरेस्ट है, तो हमको ये जो समाज है भारत का वो पेशा बदलने के लिए नहीं अनुमति देता है, ज़बरदस्ती हमसे मछली ही मरवाएगा। यही क्या है? अस्वाभाविक। अगर हम चाहते, अगर हमको समाज ये कहता कि आप पेशा बदल लीजिए तो वो आपका स्वाभाविक होता विभाजन, लेकिन इच्छा के अनुसार भी आपको काम नहीं मिलेगा। ये क्या है? अस्वाभाविक है। तो हम अभी बता रहे थे आपको कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है। जाति प्रथा के अनुसार जैसे जाति चलते आ रहा है, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से उसका जो कार्य है, श्रम है, निर्धारित हो जाता है कि ये इस प्रकार का काम करेगा। यही तो है विडंबना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैतृक पेशा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि द बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? यानी ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो इसके जो लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। द बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है?
अभी हम आपको बताए थे कि ये जो आपका पाठ है वो इंग्लिश में लिखे थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन आज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो किस भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी में। तो ये जो रूपांतरित किए हैं वो कौन किए हैं? तो इसका जो आंसर होगा ललाई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? ललाई सिंह यादव जी किए हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जान विभाजन को, जाति विभाजन को। देखिए आधुनिक जो सब समाज है यानी आज का जो समाज है, जो भी पढ़े लिखे पहले की अपेक्षा ज़्यादा आज का लोग शिक्षित हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि कार्यकुशलता के लिए क्या होना चाहिए? तो कार्यकुशलता के लिए श्रम का विभाजन होना चाहिए। किसका विभाजन होना चाहिए? श्रम का विभाजन। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है यदि उसको ज़रूरत है तब। यही हुआ श्रम विभाजन का मतलब कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर ले बस, तब वो उसको क्या होगा? कार्य कुशलता होगा। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन बाबा डॉक्टर अंबेडकर ने किए थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है, अभी हम आपको क्या बताए थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये 3 महात्मा गांधी के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। महात्मा गांधी नहीं, ज्योतिबा फुले हाँ आपका आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, विवेकानंद नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अभी हम बताए थे दूसरा नंबर में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और 1956 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956 दिल्ली में। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय, जो हिंदी में वाङ्मय लिखे थे, हिंदी वाङ्मय होना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन ए में है 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। बताइएगा। तो इनका जो वाङ्मय है वो 21 खंडों में क्या हो चुका है? प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट है आपका कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए बताइए? जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना हो। यही तो जिसमें बी में है, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हों। बताइएगा आंसर। तो देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अभी हम पीछे देखे थे, जिसमें समानता भी हो, स्वतंत्रता भी हो और भ्रातृत्व की भावना भी हो। भ्रातृत्व यानी भाईचारा की भावना भी हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट है आपका, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए में है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये पोषक होगा, पोषकों, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो देखिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की यही बात है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यही विडंबना का बात है। आपसे पूछ लेता है कि विडंबना का अर्थ क्या होगा? तो उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होना चाहिए। देखिए किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? ये 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा? बाबा साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? मैक्स मुलर को, अमरकांत को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को।
तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी में है यतीन्द्र मिश्र की, सी में है भीमराव अंबेडकर की, राम विलास शर्मा की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, तो देखिए यही तक का ऑब्जेक्टिव था। अब हम देखिए आपको कुछ बताते हैं। जैसे इसमें बताए थे कि हमारा जो भाईचारा होना चाहिए वो दूध और क्या होना चाहिए? दूध और पानी की तरह होना चाहिए भाईचारा। क्या होना चाहिए? दूध और भाईचारे की तरह। जैसे आपसे पूछता है कि लेखक के अनुसार भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका जो एग्ज़ाम का तैयारी हो वो बहुत अच्छा ही हो जाए। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।